Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home. Today we will be read and explain chapter number 2, Federalism, part 2. Okay. In before previous lectures, we will be explain and read what is the federalism, features of federalism. Okay. And today we will be here explain the federal system in India. देखिए in previous videos I am again and again saying that the mean of federalism, the power sharing is called the federalism. Okay, and India has the coming together federation and holding together federation. ये two types of federations को मैंने explain किया था आप लोगों को. अब इंडिया के अंदर इसका सिस्टम कैसे बिलोंगिंग होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे व्यूज जो है हम आज के इस लेक्चर्स के अंदर सुनेंगे. तो टुडे योर पार्ट 2 ऑफ फेडरलिज्म. ओके, फेडरलिज्म पार्ट 2, फेडरल सिस्टम इन इंडिया. देखिए अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी टू टायर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन आफ्टर सम टाइम द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट is entire in India as the municipal and the panchayat government. In this today's our theme the federal India, we will be discuss on this view of point. तो let us हम आगे चलते हैं. The constitution originally provide for a 2 tier of government, the central government and state government. Later बाद में the 3rd tier of federalism was added in the form of panchayat and the municipalities. Okay, the constitution, हमारा जो constitution है वो clearly provided the threefold distributions of the legislative powers between the union government, okay, state government, and thus the contain the 3 list: union list, state list, and the concurrent list. The subject that do not fall in any one 3 list are known as the residuary subject, and the union government has the power of the legislate and the subject. सिंपल सी बात है, 2 टायर एंड 3 टायर, इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया था इंडिया के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चाहते तो 2 टायर को पहले वेरीफाइड किया गया था एंड मोर पावर जो है वो यूनियन है यानी यूनियन स्टेट है. इस प्रकार फॉर्मेशन वही है, लेकिन थोड़े समय बाद में इसमें जो है 3 टायर को एंटर कर दिया जिसमें पंचायत और म्युनिसिपल को भी इंक्लूड कर लिया गया था. फिर अगर हम सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द फेडरेशन दैट आर द फॉर्म्ड बाय द होल्डिंग एंड टुगेदर टू गिव इक्वल पावर टू इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट. सारा जितना भी यूनिट आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही आ रहा है. जितने भी ऑल स्टेट है यानी द ऑल स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज नॉट हैव द ये कहता है कि आइडेंटिकल पावर. सम स्टेट एंजॉय द स्पेशल स्टेटस. जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कहता है कि जितने भी स्टेट है उनके पास जो पावर है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा है जो कि अपने पावर के लिए कम्प्लीटली फ्री है. अगर देयर आर द सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन which enjoy very little power, this region like the चंडीगढ़ और द लक्षद्वीप. यहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिफाइन की गई है किस प्रकार इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जो है वो फॉलो किया गया. देखिए जम्मू और कश्मीर जो है वो स्पेशल स्टेटस में है. ओके, और थर्ड पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज. लिसन मी अगेन, the region like the Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of the Delhi are the called the union territories. ठीक है, and these territories do not have the power of a state. The central government has the special power of run these the territories. यानी यूनियन के पास में स्पेशल जो है वो पावर होती है, स्टेट के पास इसमें स्पेशल पावर नहीं होती है. दिस शेयरिंग इज पावर between the union government and the state government on the basic structures of the constitution. It is not easy to make change
टू दिस पावर एंड शेयरिंग द अरेंजमेंट। अगर हम देखें तो इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, जो भी अरेंजमेंट पहले से बनता हुआ आया है उसी पर फॉलो किया जाता है, लेकिन हाँ मिनिमम कुछ चेंजेज होते हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ या जुडिशरी के अकॉर्डिंग कुछ संशोधन करके, कुछ बाइकआउट करके इसको कम किया, ज़्यादा किया जा सकता है। और द जुडिशरी जो है तो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन द overseeing the implementation and the constitution the provisional of the producer in case of any dispute of the divisions power of the high court and the supreme court make the decision। जब किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होगा तो जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इज द टॉप अप ऑफ द बोथ ऑफ द फेडरलिज्म, द स्टेट से रिलेटिव हो या फिर कहाँ से हो, यूनियन से हो, लेकिन वहाँ अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी इज द टॉप अप ऑफ, सबसे सुप्रीम है वो उसके पास में जितना भी पावर है वो इंडिपेंडेंट है और वो जो है किसी भी प्रकार के अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अपना इंटरफेयर दे करके वो यहाँ एंटर होकर के अपना डिसीजन दे सकता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर रेज द resources by the levying taxes order to carry and the government and the responsibilities assigned to each of them। यानी दोनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों के रेवेन्यूज अलग होते हैं, टैक्सेस अलग अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। फिर सेकंड आता है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, अब प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है कि इसमें रियल सक्सेस जो होता है ना फेडरलिज्म का, वो इंडिया कैन दी द उसका जो एटीट्यूड होता है या उसका जो क्या बोल सकते हैं हम उसको एट्रीब्यूटेड जो होता है वो नेचुरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हिसाब से होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है उसको देखिए कि कुछ क्रिएशन जो होता है, द क्रिएशंस ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट जो होता है वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक इन आवर कंट्री। हमारी कंट्रीज में जितना भी काम होगा वो डेमोक्रेटिक के हिसाब से चलेगा। एंड सम स्टेट वर द क्रिएट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज बट टू द रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑफ द कल्चर, ओके, जियोग्राफिकल एंड इंक्लूडेड द स्टेट। यानी ये कहता है कि जितने भी स्टेट हैं वो क्रिएटेड होंगे एक तो लैंग्वेज के केवल बेसिस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से नहीं चलेगा बट टू रिकॉग्नाइज, लेकिन रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो डिफरेंसेस कर सकता है कल्चरल के हिसाब से, ठीक है, जियोग्राफिकल के हिसाब से एंड एक्सेट्रा। अगर हम इंक्लूड करते हैं इस प्रकार के उसमें तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ये इस प्रकार की फॉर्मेशन के अंदर आता है, जिसको फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट के नाम से भी जाना जा सकता है। सेकंड हमारा आता है लैंग्वेज पॉलिसीज। सेकंड हमारा क्या आता है लैंग्वेज पॉलिसीज। अब लैंग्वेज पॉलिसीज क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। Hindi was the identified as the official language. Beside the Hindi, there are the 21 other languages recognized in the scheduled language to by the Constitution promotion of the Hindi continuous and to be official policies of the government of India. And the promotion does not mean that the central government can impose Hindi on state and where the people speak the different language। इंडिया जो है डिफरेंट इन इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन। देयर आर द मेन जो लैंग्वेजेस है जो आज राइड है वो 22 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी जो है उसमें हमारी जो मेन जो थीम ऑफ लैंग्वेज दिया गया है, यानी ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो हिंदी को प्रमोट किया गया है यहाँ पे। यानी जितना भी हमारा वर्क होगा, चाहे वो ऑफिशियली वर्क से संबंधित जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी वर्क होगा अगर वो हिंदी में होगा, क्योंकि हिंदी को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज दिया, लेकिन अदर लैंग्वेजेस को भी यहाँ इम्पोर्टेंट दी गई है। थर्ड आफ्टर इसके आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सेंटर स्टेट ऑफ रिलेशन। सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन है, देखिए अगर रिलेशन की बात करते हैं तो स्टेट सेंटर से चलेगा, कॉम्बिनेशन दोनों में होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो बात
बात जो है वो जुडिशरी तक चली जानी चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं है, कुछ डिबेट्स होती है पार्लियामेंट में, कुछ डिबेट होती है, लेकिन आफ्टर कुछ इस प्रकार के सजेशन लिए जाते हैं कि दोनों का जो है वो तालमेल चलता रहता है। ओके, अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात अगर हम करते हैं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज वन मोड विद व्हिच द फेडरलिज्म हैज बीन द स्ट्रेंथ इन द पार्टिसिपेट आफ्टर 1990 there has been the rise of the regional political parties many states of the country and also the beginning of the era of the coalition government at the center। सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को फॉलो करती है। ये बार बार पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है। दोनों की पावर जो है, सेंट्रल जो है स्टेट को पावर को शेयर करती है, कुछ पावर के लिमिट्स में वो अपना काम करती है। फिर उसके बाद में आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी किस प्रकार की डाइवर्सिटी है। इंडिया लैंड ही डाइवर्सिटी का है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, यूनिटी है। कैसे है कि there are the more than 1500 languages in India। 1500 लैंग्वेजेस जो है उसका टेक्स्ट जो है वो इंडिया में आता है, और ये लैंग्वेजेस जो है वो आर द ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द सम मेजर लैंग्वेजेस। ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस जो है उनके ग्रुप के साथ में चलता है, और आफ्टर द ग्रुपिंग द सेंसस 114th मेजर लैंग्वेज। जब इनको हम ग्रुप में करने के बाद भी अगर हम बात करते हैं तो ये 114 के टेक्सेस में चला जाता है, और फिर 114 का टेक्सेस जो है वो 22 लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब लार्ज लैंग्वेजेस है, देखिए इस बात अगर हम इंडिया की बात करते थे कि लैंग्वेज का एक लार्जेस्ट जो है वो एक हम क्या कह सकते हैं, इसको एक एपिक बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, है ना। अब इसमें एक लार्जेस्ट लैंग्वेजेस है, और हिंदी जो है वो हमारी मदर टंग है। सो ओनली 41% इंडियन इफ वी एडेड टू ऑल दोज हु न्यू द हिंदी। लेकिन अगर मदर टंग होने के बाद भी ये बोलता है कि 41% ऐसे कैंडिडेट है जो हिंदी को जानते हैं। एंड द थर्ड लैंग्वेज, लिसन मी, and there the second and third language is the total number of the still less than the 50% in the 2001। अगर हम बाकी 2 और 3rd लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर 50% कैंडिडेट जाते हैं। अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, परसेंट इन 2001 की जो जनरेशन का जो हम फीडबैक देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो इस प्रकार लैंग्वेजेस का किस प्रकार से है। और देखिए लैंग्वेजेस का हमारे यहाँ पर बार बार आया है, लेकिन कुछ टैक्सेस को पहले 1500 थी, फिर उसको कम किया, फिर उसको ऐसे करके 22 को वेरीफाइड कर दिया गया। हिंदी को मदर टंग में दिया गया, जितना ऑफिशियल वर्क है वो हिंदी में होगा। लेकिन फिर भी हमारा केवल 41% ऐसे कैंडिडेट जो हिंदी को जानती है, और 50% ऐसी जो सेकेंड और थर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जाती है। ओके, इस प्रकार हमारा जो फेडरलिज्म का जो चैप्टर है टुडे इज फिनिश्ड नाउ। एंड अगेन यू रीड, if you have any problem then you will join me on the Zoom meeting, then we will discuss. Okay, have a good day, have a nice day.